हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। त्रैमासिक आकलन कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान का इस वीडियो में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। हिंदी माध्यम के लिए है ये। त्रैमासिक आकलन कक्षा 8वीं विषय है आपका सामाजिक विज्ञान। चलिए देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सबसे पहले दिए गए हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में पहला क्वेश्चन ही आपको पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक माना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पंडित माधव राज सप्रे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित माधव राज सप्रे। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ लिख देना है। चित्र को पहचानकर सही उत्तर चुनिए। देखिए चित्र आपको दिया गया है, एक वैज्ञानिक का चित्र है, तो ये किसका चित्र है आपको बताना है। तो ये आपका जो चित्र है गैलीलियो का चित्र है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही आपके साइंटिस्ट थे, बहुत ही ज़्यादा ये कई सारे रिसर्च इन्होंने किए। तो गैलीलियो ये आपके हो जाएंगे, चित्र में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, आप अपने घर से दुकान गए, वहाँ अपने ब्रेड बिस्किट, जो ब्रेड के पैकेट खरीदे, दूध पैकेट खरीदे, चाय पत्ती पैकेट खरीदा, और घर लौटते समय सब्जी वाले से आपने टमाटर खरीदे। तो आप बताना है कि जीएसटी किस पर नहीं देना होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्रेड, दूध पैकेट वगैरह इन सब पर क्या लगने लगा है, जीएसटी लगने लगा है, अब लगने लगा है। तो जो है अब टमाटर केवल ऐसा है जिस पर अब जीएसटी नहीं देना होगा, बाकी सब पर देना होगा। ठीक है, तो टमाटर इसका आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, आप श्याम सिंह हैं, आपको सेशंस कोर्ट ने सजा सुना दिया है। यदि आप फैसले से असंतुष्ट हैं तो न्याय पाने के लिए आगे किस न्यायालय से में अपील करेंगे। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, उच्च न्यायालय इसका है। ठीक है, क्योंकि जो सेशंस कोर्ट होते हैं ये सत्र न्यायालय होते हैं, जो जिला लेवल की कोर्ट होते हैं, और इनमें जो है यदि कोई व्यक्ति इनसे असंतुष्ट है तो वो उच्च न्यायालय जा सकता है। यदि वहाँ भी सॉल्व नहीं हुआ उसकी समस्या तो वो सर्वोच्च न्यायालय पर जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर उच्च न्यायालय हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि जिन्हें हम फिर से बना सकते हैं, वो कौन कौन से संसाधन है जिनका मतलब फिर से उनका नवीनीकरण किया जा सकता है। जैसे कि कोयला एक बार उपयोग हुआ तो उसको हम फिर से नहीं बना सकते, क्योंकि कई हजारों वर्षों बाद कोयले का निर्माण होता है ज़मीन के अंदर। तो आपका ठीक है, इसमें जो आंसर हो जाएगा जल, वायु और मृदा, ये तीनों आपके आंसर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें जो 1, 2 और 3 ये वाला 100 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही गोठान योजना से प्राप्त गोबर का उपयोग होता है। तो किसमें होता है, देखिए जो गोठान योजना चलाई जा रही है इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जैविक खाद जो होता है वो बनाया जाता है। ठीक है, जो गोठान योजना के तहत जो गायों का गोबर होता है उसको इकट्ठा किया जाता है, फिर उससे जैविक खाद बनाई जाती है। ठीक है, बायो कंपोस्ट जो है बनाया जाता है। उसके बाद देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न घटनाओं को घटित तिथि के क्रम अनुसार लिखिए। तो आप सबको पता है वर्नाकुलर जो प्रेस है वो 1878 में लाया गया था, और इस कानून के अनुसार आप हमारे देश में जो प्रिंट जो मीडिया वाले थे, यानी कि मीडिया जो समाचार पत्र थे, उनको उन अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोई भी वो मतलब कुछ भी नहीं छाप सकते थे। तो इसके लिए ये लाया गया था, और इस अधिनियम का जो वर्नाकुलर प्रेस था इसका काफ़ी विरोध हुआ था, पर बाद में 1901 में भी फिर से लाया गया था शायद। तो इसलिए ये जो है आपको सबसे पहले लाया गया था ये। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस पहले हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे आप देख सकते हैं वर्नाकुलर प्रेस के बाद लाया गया आपका लाया नहीं गया, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में। तो इस प्रकार से सनों के अनुसार आपको तिथि के अनुसार इसको लिखना है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। आठवां प्रश्न है, भूमकाल विद्रोह कब कहाँ हुआ था, इस विद्रोह के दो कारण लिखना है। तो भूमकाल जो विद्रोह है, महान भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ था, बस्तर में हुआ था, एक व्यापक बड़ा आंदोलन था। यह आंदोलन 1910 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रमुख कारण निम्न थे। पहला कारण है बस्तर में बाहरी लोगों का आना और आदिवासियों का शोषण करना, ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करना, और शिक्षा नीति भी वहाँ की जो है इसके प्रमुख कारण थे। तो इस प्रकार से दो कारण लिखने तो आप लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन पूछा गया, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। यदि आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, मतलब आप में कौन कौन सी योग्यताएं आपको रखना चाहिए ताकि आप राष्ट्रपति बन सकें। तो देखिए वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं, और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। 24 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति को कुछ विशेष योग्यताएं होनी चाहिए। उसमें से भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 35 वर्ष उससे अधिक हो वह देश का राष्ट्रपति बन सकता है। तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, आपको 35 वर्ष तक होना चाहिए। उसके साथ ही आपको किसी भी लोकसभा का सदस्य भी होना चाहिए। इस प्रकार से देख सकते हैं, और भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है।
उसे रोकने के क्या उपाय हैं? तो देखिए इसका आंसर आप लिखेंगे, तीव्र भूस्खलन एवं भूचरण वाले क्षेत्रों के ऊपर भाग में ढाल की दिशा को परिवर्तित कर जहां पर संभव हो बरसाती पानी को भूस्खलन क्षेत्र में घुसने से रोकें। इससे हम रोक सकते हैं और वनस्पतिक आवरण द्वारा भूचरण एवं भूस्खलन को रोका जा सकता है। तो आप देख सकते हैं पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भूस्खलन अधिक क्यों हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो मिट्टी है, अब काफ़ी वन कम हो रहे हैं, तो वन कम हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या है, जो मिट्टी है वो खिसक जाती है, क्योंकि अब पेड़ उतने हैं नहीं जो जड़ों से जकड़े रहते हैं मिट्टी को, लेकिन पेड़ खत्म हो रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ पर भूस्खलन होता है। इस प्रकार से देख सकते हैं। इसका अगला प्रश्न है CITES समझौता के उद्देश्य को लिखिए। तो इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं आप यहाँ पर। 12वां प्रश्न आपका है, नीचे दिए गए चित्र में क्रांतिकारियों को पहचान कर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका लिखिए। तो देख सकते हैं पहला चित्र आप देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई का है। रानी लक्ष्मीबाई आप सब जानते ही होंगे, ठीक है, झांसी की रानी। यहाँ पर इनके बारे में लिखा हुआ है, इनकी भूमिका लिखी हुई है। तो 1857 के संग्राम में एक प्रमुख केंद्र बना जो झांसी था, वो प्रमुख केंद्र बना जहाँ पर हिंसा बड़ी उठी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक सेना का संगठन मतलब गठन किया, और इस सेना ने महिलाओं की भर्ती भी की और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण भी दिया। तो ये इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा था। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान रहा रानी लक्ष्मीबाई का, ठीक है, उस संग्राम में। दूसरा चित्र आपके सामने देख सकते हैं तात्या टोपे जी का है। तात्या टोपे जी के बारे में लिखना है। तात्या टोपे अंग्रेजों के खिलाफ हुई 1857 की क्रांति में तात्या टोपे का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जब यह लड़ाई उत्तर प्रदेश के कानपुर तक पहुंची तो वहां नाना साहब को नेता घोषित किया गया और यहीं पर तात्या टोपे ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान लगा दी। इसी के साथ ही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई बार लोहा लिया। तो इस प्रकार से तात्या टोपे जी के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद बहादुर शाह जफर, ठीक है, ये भारत के मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे, तो आखिरी शहंशाह थे और उर्दू के जाने माने शायर थे। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध हार जाने के बाद उन्होंने म्यांमार उन्हें भेज दिया गया था, जहाँ पर, ठीक है, रंगून भेज दिया गया था उन्हें, ठीक है, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न है, बायोगैस का नामांकित चित्र करते हुए उनके कोई 3 लाभ आपको लिखना है। ठीक है, बायोगैस संयंत्र जो होता है उसका आपको चित्र बनाना है। ठीक है, तो बायोगैस कैसी बनाई जाती है, तो जो बायोगैस है इस प्रकार से बनाई जाती है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से गैस टंकी उसकी बनी होती है। ठीक है, तो इसमें आपका गोबर वगैरह जो होता है उसको रखा जाता है। उसके बाद कई बार ये बैक्टीरिया से क्रिया करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, ये रिएक्शन करता है, उस प्रकार गैस बनती है। ठीक है, तो बायोगैस से आजकल डीजल पंप सेट भी चला सकते हैं, जिससे डीजल एवं अन्य ऊर्जा की बचत होती है। बायोगैस जो होता है गोबर गैस पर्यावरण के अनुकूल है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही उपयोगी है। बायोगैस उपलब्ध होने पर खाने पकाने में बड़ी लकड़ी के उपयोग को कम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो बायोगैस है उसका हम खाना बनाने में उपयोग कर सकते हैं, तो हमें लकड़ी नहीं चाहिए होगी, जिससे पेड़ नहीं कटेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है इनके लाभ हैं। ठीक है, तो ये इसके लाभ हैं बायोगैस के, और इसका चित्र बना सकते हैं। चित्र जरूर बनाना है क्योंकि 3 नंबर का चित्र हो जाएगा, 3 का ये हो जाएगा। ठीक है, चित्र आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 14वां प्रश्न है, जनहित याचिका से क्या आशय है, उदाहरण सहित समझाइए। जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है, अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए, यह भी किसी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। तो इसके बारे में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं जनहित याचिका। 15वां प्रश्न पूछा गया, उपनिवेशवाद का असर लिखिए। इसकी स्थापना कब की, क्या मतलब स्थापना क्यों की गई, इसके दुष्परिणाम को लिखिए। 8वां प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी हम लिखेंगे डलहौजी की हड़प नीति पर और वेलेजली की सहायक संधि पर। ठीक है, तो डलहौजी की हड़प नीति आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डलहौजी की हड़प नीति हो जाएगी, और वेलेजली की सहायक संधि जो है वो इस प्रकार से आप समझा सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए 16वां प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो ये हमारा देखिए 16वां प्रश्न हो जाएगा। इसका आंसर इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छे से पूरा करना है आपको। यहाँ पर इसके जो है सिद्धांतों का उल्लेख है, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए 17वां प्रश्न आपका बचा है। 17वां प्रश्न हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो 16 तक हमने सभी प्रश्न कर लिए हैं। जो प्रश्न आपके छूटे हैं वो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कराए जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।